बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेल इंजरी एंड सेल डेथ। यानी जब सेल को इंजरी होती है तो स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। देखें, डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं। कोई फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, कोई केमिकल इंजरी हो सकती है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट या हाइपॉक्सिया। लेकिन आखिर में सबका नतीजा तकरीबन एक जैसा निकलता है, यानी सेल कुछ खास मॉर्फोलॉजिक और स्ट्रक्चरल तब्दीलियां दिखाता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल इंजरी की। ये वो स्टेज है जिसमें सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन टेम्पोररली खराब होते हैं, लेकिन अगर डैमेजिंग स्टिमुलस रिमूव कर दिया जाए तो सेल नॉर्मल स्टेट में वापस आ सकता है। अब सवाल यह है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में होता क्या है। सेल और ऑर्गेनेल्स स्वेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो एनर्जी डिपेंडेंट आयन पंप्स हैं ना, वो फेल जाते हैं। आयन बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, सोडियम अंदर, पानी अंदर, और नतीजा सेल स्वेलिंग। कभी कभी इंजर्ड सेल्स के अंदर डिजेनरेटिंग ऑर्गेनेल्स और लिपिड्स एक्यूमुलेट भी हो जाते हैं। अब एक खास एग्जांपल स्मूथ ईआर की है। स्मूथ ईआर का काम होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल्स। अगर सेल को बार बार ड्रग्स या टॉक्सिन्स का सामना हो तो स्मूथ ईआर हाइपरट्रोफी कर लेता है। मिसाल के तौर पर बार्बिट्रेट्स, जो कि सेडेटिव्स के तौर पर यूज होते हैं और एपिलेप्सी में भी इस्तेमाल होते हैं, ये लिवर के अंदर स्मूथ ईआर के जरिए मेटाबोलाइज होते हैं। रिपीटेड यूज ऑफ बार्बिट्रेट्स, स्मूथ ईआर हाइपरट्रोफी, ज्यादा P450 एंजाइम्स। अब फायदा और नुकसान दोनों मुमकिन हैं। कभी ये एंजाइम्स किसी ड्रग को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, सेफ। कभी वही एंजाइम्स इस ड्रग को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू टॉक्सिक मेटाबोलाइट, डेंजरस। यहां से एक इंटरेस्टिंग क्लिनिकल पॉइंट। अगर कोई पेशेंट फिनोबार्बिटल एपिलेप्सी के लिए ले रहा है और साथ अल्कोहल भी ज्यादा पीना शुरू कर दे तो स्मूथ ईआर की हाइपरट्रोफी अल्कोहल के रिस्पॉन्स में बढ़ जाएगी। नतीजा ब्लड में फिनोबार्बिटल लेवल गिर जाएगा और डोज इनफेक्टिव हो सकती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, सेल डेथ अब आते हैं मेन बात पर। जब सेल रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाए उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब सवाल, इरिवर्सिबल सेल इंजरी आइडेंटिफाई कैसे करें। कुछ क्लियर कट मार्कर्स तो नहीं हैं, लेकिन 3 चीजें हमेशा नजर आती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फेल परमानेंटली, एटीपी जनरेशन बेंड, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन खत्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स का ब्रेकडाउन, आयन होमोस्टेसिस खत्म, डीएनए और क्रोमेटिन इरिवर्सिबली डैमेज, यानी जेनेटिक ब्लूप्रिंट इटसेल्फ तबाह। और जब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स डैमेज हो जाएं, इनके एंजाइम्स बाहर आकर पूरा सेल डाइजेस्ट कर देते हैं। यही प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो आपने देखा कि सेल इंजरी इनिशियली रिवर्सिबल होती है, मगर अगर स्ट्रेस परसिस्टेंट या सिवियर हो तो इरिवर्सिबल होकर सेल डेथ पर खत्म होती है। यही बुनियाद है पैथोलॉजी की। यही बेस हमें आगे चलकर डिजीजेस समझने में मदद देती है। तो भाई याद रखें, रिवर्सिबल में रिकवरी पॉसिबल है, स्वेलिंग, फैटी चेंज, ईआर हाइपरट्रोफी वगैरह। लेकिन इरिवर्सिबल में माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन्स और डीएनए डैमेज, नो कमिंग बैक, नेक्रोसिस। बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी की, यानी वो विजिबल चेंजेस जो सेल इंजरी में दिखाई देते हैं जब इंजरी अभी रिवर्सिबल है। देखें, रिवर्सिबल सेल इंजरी के 2 मेन मॉर्फोलॉजिक फीचर्स हैं, सेल्यूलर स्वेलिंग, फैटी चेंज। सेल्यूलर स्वेलिंग ये सबसे कॉमन फीचर है और इसका ताल्लुक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी से है। लाइट माइक्रोस्कोप से कभी भी देखना मुश्किल होता है, लेकिन ऑर्गन लेवल पर यह वाज़ेह होता है। अगर बहुत सारे सेल्स स्वेल हों तो ऑर्गन की पैलर हो जाती है, कैपिलरीज कंप्रेस हो जाते हैं, टर्गोर बढ़ जाता है और ऑर्गन वेट भी बढ़ जाता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप स्मॉल क्लियर वैक्यूल्स देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म में ये डिस्टेंडेड और पिंच्ड ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के। उसे हम कभी कभार हाइड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डिजेनरेशन भी कहते हैं। फैटी चेंज ये इस वक्त होता है जब साइटोप्लाज्म में ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग लिपिड वैक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाएं। ज्यादातर ये लिवर जैसे ऑर्गन्स में देखने को मिलता है क्योंकि ये ऑर्गन्स लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। चैप्टर 16 में इस पर डिटेल मिलेगी। अदर साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। इंजर्ड सेल्स का साइटोप्लाज्म कभी इओसिनोफिलिक यानी रेडर हो जाता है। ये रेडर होना नेक्रोसिस के करीब पहुंचने पर मजीद प्रोनाउंस्ड हो जाता है। अदर इंट्रासेल्युलर चेंजेस शामिल हैं 1. Plasma membrane alterations, blebbing, blunting, microvilli distortion, intercellular attachment loosen. 2. Mitochondrial changes, swelling or phospholipid-rich amorphous densities. 3. ER changes, dilation, ribosome detachment, polysome dissociation. 4. Nuclear changes, chromatin clumping. साइटोप्लाज्म में कभी कभार माइलिन फिगर्स भी नजर आते हैं।
ये फॉस्फोलिपिड कलेक्शंस होते हैं जो डैमेज्ड मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होते हैं और माइलिन शीट की तरह दिखते हैं। याद रखें, रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल्यूलर स्वेलिंग और फैटी चेंज हॉलमार्क हैं। साथ साथ साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस में सटल चेंजेस आते हैं जो बाद में इरिवर्सिबल इंजरी या नेक्रोसिस की तरफ ले जा सकते हैं। देखेंगे मॉर्फोलॉजिक चेंजेस इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, खास तौर पर किडनी ट्यूब्यूल्स में। ये चेंजेस हमें फिगर 2.4 में दिखाई गई हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ए, नॉर्मल किडनी ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले नॉर्मल किडनी ट्यूब्यूल्स देखें। यहाँ एपिथेलियल सेल्स हेल्थी हैं, न्यूक्लियाई वाजे हैं, साइटोप्लाज्म ठीक है, कोई स्वेलिंग या ब्लेबिंग नहीं। ये स्टेज बेसलाइंस के तौर पर काम आती है। आरबी, अर्ली इस्कीमिक इंजरी। अब थोड़ी इंजरी के बाद, जैसे इस्कीमिया, ब्लड सप्लाई कम हो जाए, सेल्स में चेंजेस आना शुरू होते हैं। 1. Surface blebs, cell membrane के छोटे bulges या protrusions. 2. Increased eosinophilia of cytoplasm, cytoplasm थोड़ा ज़्यादा red या pink नज़र आता है। Swelling of occasional cells, कुछ cells swell हो जाते हैं, यानी cellular swelling। ये सब reversible changes हैं। अगर blood supply restore हो जाए या injury खत्म हो जाए, cells वापस normal हो सकते हैं। Necrotic, irreversible, injury। अब अगर injury persistent या severe हो जाए, irreversible phase, यानी necrosis। 1. Loss of nuclei, nuclei disappear हो जाते हैं। 2. Fragmentation of cells, cells टूट जाते हैं, structure खत्म हो जाती है। 3. Leakage of contents, cytoplasmic components बाहर लीक हो जाते हैं। ये स्टेज irreversible है, cells वापस नहीं आ सकते और organ function पर असर पड़ता है। तो याद रखें, normal, healthy cells, early reversible injury, blebs, swelling, eosinophilia, irreversible necrosis, nuclei gone, fragmentation, leakage. Tip for exams: blebs plus swelling plus eosinophilia equal reversible. Nuclei loss plus fragmentations, leakage equals irreversible necrosis. हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत बुनियादी और दिलचस्प टॉपिक, सेल डेथ। यानी जब सेल्स इंजरी फेस करते हैं तो आखिर में कैसे और किन मैकेनिज्म्स के जरिए मर जाते हैं। मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डेथ। सेल्स के मरने के दो बड़े मैकेनिज्म्स हैं, एक्सीडेंटल सेल डेथ, नेक्रोसिस, रेगुलेटेड सेल डेथ, एपोप्टोसिस और कभी नेक्रोप्टोसिस, नेक्रोसिस। जब इंजरी बहुत सिवियर हो, मसलन ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाए, न्यूट्रिएंट्स ना मिली, टॉक्सिन्स का असर हो, इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो, तो सेल को बचाना पॉसिबल नहीं होता। इसे कहते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ। मॉर्फोलॉजिकली ये हमें नजर आता है एज नेक्रोसिस, डेथ। नेक्रोसिस में सेल के पार्ट्स लिटरली फॉल अपार्ट हो जाते हैं। ये कोई कंट्रोल्ड या सिग्नल्ड प्रोसेस नहीं है, बस एक्सीडेंट की तरह होता है। कॉमन कॉजेज: इस्कीमिया, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस, ट्रॉमा। याद रखें, नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल है। अपोप्टोसिस, रेगुलेटेड सेल डेथ। इसके बरक्स, अगर इंजरी माइल्ड या मॉडरेट हो या बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड सेल्स एलिमिनेट करने हों, तो सेल्स एक रेगुलेटेड मॉलिक्यूलर पाथवे एक्टिवेट करते हैं। यहाँ सेल सुसाइड करता है, बट इन अ वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपोप्टोसिस। की फीचर्स: डैमेज्ड सेल्स या अनवांटेड सेल्स खुद को खत्म करते हैं। सेल के फ्रैगमेंट्स मैक्रोफेजेस इंगल्फ कर लेते हैं। नो इन्फ्लेमेशन। इसीलिए अपोप्टोसिस को कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, क्योंकि नॉर्मल डेवलपमेंट और टिश्यू होमोस्टेसिस में भी होता है। यानी अपोप्टोसिस सिर्फ पैथोलॉजी में नहीं बल्कि फिजियोलॉजी में भी होता है। मिसाल के तौर पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टिश्यू टर्नओवर, इम्यून सिस्टम रेगुलेशन वगैरह। नेक्रोप्टोसिस कभी रेगुलेटेड सेल डेथ के फीचर्स नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस दोनों से मिले जले होते हैं। इसे हम कहते हैं नेक्रोप्टोसिस। यानी एक्सीडेंटल नहीं बल्कि जीन कंट्रोल्ड प्रोसेस है, लेकिन मॉर्फोलॉजी नेक्रोसिस जैसी होती है। क्लिनिकल रेलेवेंस: अब एक बड़ी हम बात, सेल्यूलर फंक्शन लॉस, सेल डेथ इमीडिएटली। सेल का फंक्शन पहले ही डिस्टर्ब हो सकता है जबकि वो अभी तक अलाइव हो। मॉर्फोलॉजिक एविडेंस हमेशा ले जाता है। मिसाल, मायोकार्डियल इस्कीमिया, ब्लड सप्लाई बंद हुई, 1-2 मिनट में कार्डियक मायोसाइट्स नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल सेल डेथ डीन टू 30 मिनट बाद होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर 2-3 घंटे बाद चेंजेस नजर आएंगे। लाइट माइक्रोस्कोप पर 6-12 घंटे बाद ही क्लियर नेक्रोसिस डिटेक्ट होगी। तो याद रखें, नेक्रोसिस accidental, uncontrolled, always pathological. Apoptosis equals regulated, clean, sometimes physiological, sometimes pathological. Function loss occurs way before morphological evidence of cell death. Exam tips: necrosis, ischemia, toxins, infections, trauma. Apoptosis equals DNA protein damage, growth factor withdrawal, normal development. Morphology lags far behind function loss. देंगे एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पर, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी,
यानी अगर सेल को इंजरी हो जाए तो टाइम फैक्टर किस तरह डिसाइड करता है कि सेल रिकवर करेगा या मर जाएगा। की कॉन्सेप्ट देखें। जैसे ही इंजरी स्टार्ट होती है सेल्यूलर फंक्शन फौरन डिस्टर्ब हो जाता है। मिसाल के तौर पर कार्डियक मसल को ब्लड सप्लाई कट कर दें, 1-2 मिनट में वो कंट्रैक्टाइल फंक्शन खो देता है, लेकिन अभी वो सेल वायबल है यानी जिंदा है। डैमेज पोटेंशियली रिवर्सिबल है अगर हम बरवकत सप्लाई रिस्टोर कर दें विथ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब अगर इंजरी प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो सेल रिवर्सिबल स्टेज से निकलकर इरिवर्सिबल इंजरी और फिर सेल डेथ में दाखिल हो जाता है, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस हो जाता है। मॉर्फोलॉजिक लैग। एक और अहम बात, सेल डेथ हमेशा मॉर्फोलॉजी से पहले होती है। सबसे पहले सेल का फंक्शन खत्म होता है, फिर कुछ देर बाद अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंजेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नजर आते हैं, इसके बाद लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस और सबसे आखिर में ग्रॉस ऑर्गन लेवल पर विजिबल चेंजेस। यानी पेशेंट क्लिनिकली सिम्टोमैटिक हो सकता है लेकिन माइक्रोस्कोप पर कुछ देर तक हमें कोई वाज़ेह एविडेंस नजर नहीं आता। तो भाई याद रखें, फंक्शन लॉस अर्लीस्ट साइन, सेल डेथ नेक्स्ट स्टेज, मॉर्फोलॉजी हमेशा लेट आती है। यही वजह है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में पेशेंट को चेस्ट पेन तो फौरन होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप पर नेक्रोसिस के साइंस कई घंटों बाद नजर आते हैं।